नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे सियासत के इस दौर में करप्शन वर्सेस करप्शन। एक पुरानी कहावत है, कांटे से कांटा निकालने की, लोहे से लोहा काटने की। आज हम बात कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ करप्शन की। दरअसल कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का। कर्नाटक में इस मुद्दे पर कांग्रेस को सफलता मिल चुकी है। उसी दाव को मध्य प्रदेश में खेलने की तैयारी है। अब इस पर बात चूंकि आगे बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक छापा पड़ा था कमलनाथ के करीबी लोगों पर। उसमें जो नाम आए थे वो थे राजेंद्र मिगलानी, प्रतीक जोशी और अश्विन शर्मा। इनके घर से जो कागजात मिले थे, जो दस्तावेज थे, उसकी जांच के बाद कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ साथ 3 ऐसे आईपीएस अधिकारियों के नाम भी थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह जांच करेंगे। जो आईपीएस अफसर हैं उनके नाम है बी मधु कुमार, संजय माने और शोभन बनर्जी। ये मध्य प्रदेश में पहला अवसर है जब किन्हीं रिटायर्ड आईपीएस अफसरों के खिलाफ सरकार करप्शन के मामले में जांच कर रही है, और इस जांच का संबंध जाहिर है कि चुनाव से है। कांग्रेस जिसको मुद्दा बना रही है, बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बड़ा दाव खेला है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे और चर्चा के बीच में हम सुनेंगे शिवराज सिंह चौहान ने इस पर क्या कहा है और कमलनाथ ने क्या कहा है। हालांकि उनकी जो बाइट है वो पुरानी है, लेकिन नए संदर्भों में वो जरूर चीज़ों को जोड़ती है, कड़ी से कड़ी मिलती है। तो करप्शन वर्सेस करप्शन पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। स्काइप पर जुड़ेंगे डॉक्टर राहुल रंजन, हमारे पत्रकार साथी, और टेलीफोन पर जुड़ेंगे रघुवर दयाल गोहिया, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी आपसे। दरअसल मामला राजनीति में या सामाजिक सरोकार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर भ्रष्टाचार का मामला गंभीर होता है। हालांकि लोग आम बातचीत में कहते हैं कि अब कोई भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर काम में पैसे देने पड़ते हैं। सरकारें किसी की भी हो, राशि कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये जो बात कही जाती है कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, ये इतना बड़ा मुद्दा बनता है कि सरकारों को बदल देता है। अगर इसकी शुरुआत करें तो एक लाइन में जुड़ूंगा मैं कि कभी मिस्टर क्लीन हुआ करते थे राजीव गांधी। बोफोर्स के भ्रष्टाचार में वो ऐसा दाग उन पर चस्पा हुआ कि देश ने उनकी सरकार को पलट दिया। तो भ्रष्टाचार के बारे में लोग कुछ भी कहें, वो मुद्दा ख़त्म नहीं होता है, और भारतीय समाज इस मुद्दे पर सरकारों को बदल देता है। आपकी राय? 3 पूर्व आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। जांच कर रहे हैं रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह, और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी 2 लोगों के नाम भी है। आपका क्या कहना है? क्या ये कांटे से कांटा निकालने की कोशिश है, लोहे से लोहे को काटने की कोशिश है, या करप्शन वर्सेस करप्शन का एक दाव है? शर्मा जी। राघवेंद्र जी, मेरा एक मानना है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो एक बार उत्पन्न होता है, वो भाव हो, वो विचार हो, वो स्वर हो, वो शब्द हो, वो पदार्थ हो, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो रूप बदलता रहता है। ठीक इसी प्रकार ये जो कदाचार है, जिसको हम भ्रष्टाचार भी कहते हैं प्रशासन में जी, ये अंग्रेजों के समय से था। और चूंकि प्रशासन तंत्र में जो बैठे हुए कर्मचारी होते थे, उसका नाम ही कलेक्टर होता था, वो कलेक्ट ही करता था पैसे, तो उनको उससे कोई मतलब नहीं होता, तो वो पैसा इकट्ठा करते थे। अब अंग्रेज चले गए, ज्यों का त्यों तंत्र वहाँ पर है, तो तंत्र जो है भ्रष्टाचार तंत्र करता है, और इसमें वो कुछ राजनेताओं को अपने साथ लपेट लेता है। तो जब भी कभी बात होती है और पूरा तंत्र, अगर किसी अधिकारी के ऊपर कोई बात आती है तो पूरा तंत्र उसको बचाने में लग जाता है। अब इस ताजे मामले में भी अगर आप देखें, ये डायरी कब की मिली हुई है, 3 साल निकल गए, सरकार को अब 3 महीने भी नहीं बचे, तो कुल मिलाकर के उन्होंने जांच के आदेश कर दिए। और अगर यही सरकार लौट करके भी आई तो भी इन अधिकारियों को कुछ नहीं होगा, और अगर दूसरी सरकार आ गई तो इसको जांच को ख़त्म ही होना है। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, और ना होता है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस की सरकार होगी तो भाजपा बाहर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाएगी, और जब भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। और मुझे याद आ रहा है राघवेंद्र जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा 1957-58 के आसपास पार्लियामेंट में जोरदार तरीके से उठा था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनके अपने दामाद ने उठाया था,
और बहुत ज़्यादा जब वो जिद की तो फिर एक मंत्री का त्यागपत्र भी हुआ था, फिरोज गांधी ने उठाया था पार्लियामेंट में। जी। तो कुल मिलाकर के ये बराबर होती रहती है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। आपको अगर याद हो, जिन दिनों कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, चुरट लाटरी कांड आया और जमीन घोटाला कांड आया, उन दोनों छत्तीसगढ़ भी यहीं थे, 2-4 मंत्रियों के उसमें नाम हुए, बाद में सरकारें भी आई, पटवाजी भी बन गए, इनकी 20 साल हो गई। क्या हुआ वो चुरट लाटरी का, क्या हुआ उस जमीन घोटाले का? किसी का हाँ, कुछ नहीं होता। उस समय मधोताल के नाम से वो मशहूर हुआ था, जौलपुर का वो भूमि घोटाला था। हाँ, तो जी। कुल मिलाकर के ये भ्रष्टाचार अधिकारी करते हैं, और ये सब केवल जलेबियां बनती हैं, और किसी भ्रष्ट अधिकारी को हजारों में से किसी एक आध पर ही कार्रवाई हो पाती है, बाकी नहीं हो पाती। एक और चीज़ है कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है, और वो भी उन पर मुकदमे दर्ज होने की बात हो रही है। लोग गिरफ्तारी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, ये केवल सुर्खियों में आता है, अखबारों में छप जाता है, सामाजिक स्तर पर उसकी चर्चा हो जाती है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं और बात कुल मिला के ठंडी हो जाती है। लेकिन चुनाव में ये असर तो करता है। जैसा हमने कहा कि बोफोर्स का मामला था, देश की जनता ने राजीव गांधी की सरकार को पलट दिया था, तो कहीं ना कहीं ये इसमें नफ़ा नुकसान होता है, सत्ता का होता है, सियासत का होता है। तो मैं लौटूंगा, ये जो मामला है कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा ना बने करप्शन, इसका भी एक दाव हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने शुरू किया है पे सीएम। ये पे सीएम जो है पेटीएम से शुरू हुआ है कि लोग भुगतान करते हैं पेटीएम के जरिए। अब उन्होंने इसको बना दिया कि भुगतान करिए मुख्यमंत्री को। ये चला था कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर बातचीत हो रही है। बीजेपी इसकी काट ढूंढ रही है, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के उस करप्शन रूपी आरोप की काट है। कमलनाथ के लोगों पर जांच, एक रिटायर्ड जस्टिस का जांच करना। डॉक्टर राहुल रंजन, आपका इसमें क्या सोचना है? रमेश शर्मा जी ने तो साफ कर दिया है कि किसी का कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि इससे सरकारें बनती और बिगड़ जाती है, भले ही अफसरों का कुछ बने या ना बिगड़े। नहीं राघवेंद्र जी, ये चीज सोचने वाली बात है कि अभी चुनाव के लिए बहुत मुश्किल से 4-5 महीने बचे हुए हैं, और ये जो मुद्दे उठे हुए हैं और अभी जो सामने जांच के आदेश किए जा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर के 3 साल पहले 4 साल पहले भी जांच करवाई जा सकती थी। और ये मुद्दे होते हैं तात्कालिक, इन मुद्दों पर होता कुछ नहीं। रमेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं कि इस मुद्दे का कुछ होगा नहीं, और पब्लिक के बीच में भी इस मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा या बहुत बड़ी बातचीत होने वाली भी नहीं है। ये आप इसको ये समझिए कि राजनीति का स्तर इतना नीचे धीरे धीरे चला गया है कि अब इसको षड्यंत्र रचने लगे हैं। ये सब काम जो भ्रष्टाचार के राजनीतिक करते हैं, इसके साथ में अफसर जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कभी भी संस्थाओं को लेकर इस तरीके का माहौल। 3 साल रह चुकी सत्ता में, चाहती तो भ्रष्टाचार के अनेक मामले थे जिन पर जांच की जा सकती थी और ये उजागर हो सकते थे, और ये पब्लिक के बीच में भी आते हैं। लेकिन राहुल जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपकी बात को, चूंकि इस समय बोलना उचित होगा। आखिर मुद्दे बचाकर इसलिए रखे जाते हैं कि वक्त पर वो चलाए जाएं। वो जो राजनीतिक हथियार होते हैं, ये राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि अगर आपने कहा कि पे सीएम, तो उन्होंने कहा कि आइए, हमारे भी तरकश में तीर रखे हुए हैं, कमलनाथ के भांजे गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 आईपीएस के खिलाफ जांच हो रही है, तो ये हथियार हैं, चल गए तो चल गया, असर देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि सरकारों पर तो असर पड़ता है, भले किसी पर पड़े ना पड़े। जी नहीं राघवेंद्र जी, होता था पहले भी भ्रष्टाचार की फाइलें हर जो भी सत्ताधारी दल होता है, और तमाम आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी हुए, यहाँ तक कि अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर के, वो दबाने के लेकर के, उनको डराने धमकाने को लेकर के, ये सारे षड्यंत्र और सारी रणनीति तैयार होती है। सत्ता पक्ष करता है और विपक्ष भी इस तरीके से काम करता है। लेकिन ये अभी अभी इस दौर में, मतलब पिछले 5-7 सालों के अंदर, या यूं कहे कि 1 दशक के अंदर, ये परिवर्तन हुआ है राजनीति में कि अब ये इन चुनाव के समय ये पिटारे खोले जाने लगे हैं, और ये बिल्कुल निकाल करके हथियार उसी समय। और भ्रष्टाचार का हथियार इतना बड़ा हथियार हो चुका है कि इसमें आप किसी की भी छवि खराब कर सकते हैं। तो अब ये स्थितियां नहीं बची हुई हैं कि राजनीति में लोग एक साथ मिलजुल करके और एक गठजोड़ के साथ में चल रहे हो, या प्रदेश को देख रहे हो, या फिर विकास को देख रहे हो। ऐसी कोई बातचीत नहीं बची। अब ये निहित स्वार्थ हो गया है। यदि इस समय खोला जा रहा है भ्रष्टाचार के मामलों की जो फाइल खोल रही है, तो ये समझ लीजिए कि इसका राजनीतिक लाभ लेने का ही प्रयास किया जा रहा है। और ये राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये पिछले आप राष्ट्रीय स्तर से देखिए कि ये प्रयास रहे कि भ्रष्टाचार की फाइलें
जो भी व्यक्ति सत्ता पक्ष के खिलाफ बोल रहा है उसकी फाइलें खोल दी जा रही हैं और उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसको किसी तरह से गिरफ्तारी के बिल्कुल गाज गिरने वाली हो तत्काल। और इन चुनाव के समय क्या होता है कि एक ऐसा माहौल होता है कि पब्लिक बड़ी संवेदनशील होती है। इन चुनाव के समय यदि किसी नेता की गिरफ्तारी हो जाए, ये किसी आईएएस अधिकारी की, आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी हो जाए, तो बिल्कुल सीधा मैसेज जाता है पब्लिक के बीच में कि देखो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ये तो अंदर कर दिया इन लोगों को। तो ये मैसेज तो जाता है और इसका नुकसान जो विपक्ष में बैठा हो उसको भी होता है और सत्ता कभी कभार क्या होता है कि खाली चली जाती है। लेकिन राहुल जी, इसके लाभ भी होते हैं। लोग ये जरूर सोचेंगे गलत काम करते समय कि आज नहीं तो कल अगर किसी सिरफिरे का दिमाग घुमा तो जांच शुरू होगी तो अंदर तो जरूर जाएंगे, ये हमारी बदनामी तो होगी। मुझे लगता है कि इसका किसी को नफा हो या नुकसान हो, लेकिन सामाजिक जो सरोकार होता है उसमें आदमी की थोड़ी सी प्रतिष्ठा की किरकिरी होती है और वो जरूर इसको लेकर चलेगा कि मैं ऐसा काम ना करूं जो कभी जांच के दायरे में आया, मेरी बदनामी है। मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रघुवर गोहिया जी। रघुवर जी, पूरे मसले में आपकी राय, क्योंकि सरकार ने भी अपना पासा चल दिया है। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और राहुल रंजन जी को मेरा नमस्कार। आपको मालूम है कि मैं सीहोर जिले को बिलोंग करता हूं, जहां से मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आते हैं। आपको स्मरण होगा अभी कुछ समय पहले यानी 15 दिन पहले मध्य प्रदेश में एक पहली सड़क जो है वो FDR के नाम से, डेप्थ रिफ्लेक्शन के नाम से जो है वो बनी थी और इसको बताया गया था कि ये बड़ी आधुनिक सड़क होगी और इस सड़क को देखने के लिए बाहर से भी लोग आएंगे। ये सड़क सीहोर से श्यामपुर तक 24 किलोमीटर बनना थी, लगभग 32 करोड़ की लागत से, और ये सड़क बनने के लगभग 20 दिन के बाद ही खराब हो गई, उखड़ गई, जो काफी हाईलाइट हुई। तो ये भ्रष्टाचार का एक ये बड़ा नमूना है। दूसरा, आप ये नहीं भूल सकते कि अभी जो सचिवालय में जो आग लगी है उस आग के पीछे क्या कारण है और सभी को क्लीन चिट दे दी गई। आप ये भी नहीं भूलें कि उज्जैन में जिस तरीके से मूर्तियां खंडित हुई हैं थोड़ी सी आंधी बारिश में, वो भी भ्रष्टाचार का एक नमूना है। तो भ्रष्टाचार जो है वो हर जगह लोगों के जो भी जिस भी इम्पोर्टेंट पद पे बैठे हुए वहां फैल चुका है। लेकिन इसे रोकने के लिए सबसे पहले तो जो हमारे मुखिया हैं, जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर है, उन्हें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हम बहुत टाइगर की बात सुनते हैं, हम गुंडों को खत्म करने की बात सुनते हैं, तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी सख्त कदम अगर नहीं उठाए गए तो ये तो पूरी तरह से और ज्यादा फैल जाएगा, कैंसर की तरह फैल ही रहा है। आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कह दिया कि भ्रष्टाचार खत्म होना लगभग असंभव है, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसे रोकने का प्रयास तो ईमानदारी से होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ा रघुवर जी, दरअसल हमारा मानना ये एक मीडिया कर्मी के नाते कि सरकारें किसी की भी हो, पक्ष विपक्ष में कोई भी बैठा हो, लेकिन एक सरकार के लोग अगर प्रतिपक्ष के खिलाफ जांच करते हैं तो कभी तो प्रतिपक्ष सरकार में आएगा, वो उनकी जांच करेगा, फाइनली हमको खबरें मिलेंगी, समाज को ये पता चलेगा कि कौन कितना बेईमान था। वजह कोई भी हो, कम से कम बेईमान तो एक्सपोज होंगे। हम इस बात पर खुश हो सकते हैं कि चाहे इसमें राजनीतिक कारण हो, लेकिन इस राजनीतिक कारण की वजह से भी अगर कोई बेईमान बेनकाब होता है तो ये भी एक तरह की वो चीज़ है जो किसी बेईमान को समाज के बीच में जाहिर करती है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले, हालांकि बाइट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और कमलनाथ जी की पुरानी है, लेकिन मौजूदा संदर्भ में वो बड़ी फिट बैठती है। सुन लेते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ने करप्शन के मुद्दे पर क्या कहा था। ठेकेदार आ जाओ तो आ जाओ, घंटों बैठे रहो, हिसाब किताब लगाओ, कहां से कितना निकलेगा, और बाहर तो बैठे रहते थे। उनके बारे में कहते थे कि पद पे कौन से हैं, मुझे कोई पता नहीं है, सवेरे से बैठते हैं, शाम तक बोरा भरते हैं और सी के ले जाते हैं। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, मध्य प्रदेश को कई साल पीछे कर दिया, चारों तरफ तबाही, भ्रष्टाचार। अच्छा, कौन सरकार चला रही थी ये पता नहीं चला। हम नहीं कहते, कांग्रेस के मंत्री एक कहते थे उस समय
रेत माफिया, दिग्विजय सिंह, रेत माफिया, दारू माफिया, डिपार्टमेंट बढ़ गए थे, कौन सा कौन ले जाएगा। हमारे देश के सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश, हमारे देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जब आज जनता का सामना नहीं कर पा रहे, उनके पास यही बचा है कि कमलनाथ को किस तरह नीचा दिखाएं। तो हमने सुना शिवराज जी किस तरह से चटकारे लेकर करप्शन की बात कर रहे थे जब कमलनाथ की सरकार थी, और कमलनाथ ने किस तरह से काउंटर किया कि सरकार मेरी छवि को, कमलनाथ को किस तरह से बदनाम करना चाहती। रमेश शर्मा जी, मामला भले ही 1957-58 का आपने किया कि भ्रष्टाचार तब भी था, और उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी के दामाद फिरोज गांधी ने आरोप लगाया था और एक मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन हम ये भी याद करते हैं कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सांसद के वोट की वजह से सरकार को गिर जाने दिया। उन्होंने कहा कि सरकारें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन ये लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। तो सरकारें तो बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन करप्शन नहीं रहना चाहिए। करप्शन अगर होता भी हो तो कम से कम वो किसी बहाने भी, राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदिता हो, आपस में जो भी राजनीतिक दांव पे चुनाव हो, अगर चुनाव की आड़ में भी कोई करप्शन का मुद्दा उठता है और उसमें लोग बेनकाब होते हैं, तो हमें लगता है कि ये भी एक शुभ संकेत है, कम से कम चोर तो जाहिर हो रहा है। जी देखिए राघवन जी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चाहे जो भी कहे लेकिन हम लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि सरकार जो है लगभग 85 से 90% केवल और केवल ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। ये मान लीजिए 20-25 मंत्री अगर बैठ भी गए हैं किसी प्रदेश में, या 50-60 मंत्री बैठ गए हैं दिल्ली में, उनके पास अपने क्षेत्र की समस्याओं को निपटाने में या उनके पास जो काम आते हैं उससे फुर्सत ही नहीं मिलती। तो सरकारें जो हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है यही चलाती है। अंतर इतना होता है कि आज वो मान लीजिए सीहोर में कलेक्टर है तो कल विदिशा में हो जाएगा, परसों झुमरी तलैया में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही चलाते हैं, और पैसे की इतना मोह हो गया है सबको, और ये 90% जो है पैसा खा करके 10% 2-4 राजनेताओं को पकड़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर के पर्दे पर जो लड़ाई होती है वो राजनेताओं की होती है, जैसे आपने अभी दोनों बाइट सुनाई शिवराज जी की और कमलनाथ जी की। लेकिन मैक्सिमम एंजॉय जो भ्रष्टाचार का करते हैं वो ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। राजीव गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसा तंत्र में चला जाता है। आप मुझे बताइए, सरकार किसी भी की भी हो, क्या कोई पटवारी बिना पैसे लिए नामांतरण कर पाता है क्या किसी उसका? तो सरकार किसी की भी हो, किसान जब मंडी में जाता है तो वो तुलेटी जो है वो हमाल कितना उससे पैसा ज़्यादा, मतलब गेहूं उसका ज़्यादा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के, और कहने के लिए बहुत सी चीज़ों के कोई प्रमाण नहीं होते, लेकिन वो सत्य होता है जीवन का। तो भ्रष्टाचार चूंकि वो अंग्रेजों का पूरा सिस्टम, अंग्रेज भले चलेगा लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई, तो वो कदाचार नहीं गया, वो सिस्टम नहीं गया, और उस सिस्टम पर किसी राजनीतिक नेता का कोई नियंत्रण नहीं होता। वो अपने ढंग से काम करती है और इनको हिसाब जलेबी बना करके घुमाती रहती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि सिस्टम उनका सिस्टम है, और समाज कई बार इस सत्य को समझने तैयार नहीं होता कि उसका अतीत क्या है और उसका हित काय में है। बस वो दिखावटी सजावटी चीज़ों में रहता है, और इसलिए वो भ्रष्टाचार उसमें ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म होने की संभावना मुझे कम दिख रही है। रमेश शर्मा जी, दरअसल जब बीजेपी की सरकार 2003 में आई थी, और उसके पहले भी एक नारा था कि भय भूख ना भ्रष्टाचार, हम देंगे ऐसी सरकार। ये भाजपा के लंबे समय तक प्रतिपक्ष में रहने के बाद सरकार में आने के पहले के नारे थे। लेकिन जब बीजेपी सरकार में लंबे समय तक रही तो सब लोगों का जो मत था वो बदल गया। अब लोग कहने लगे कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस के बाद लोगों ने बीजेपी को आजमाया, और लंबे समय बाद वो जो नारा शुरू हुआ था, भय भूख ना भ्रष्टाचार, हम देंगे ऐसी सरकार, ये नारा अब तुरहित हो गया, कमजोर पड़ गया। अब लोग भ्रष्टाचार को स्वीकार करने लगे। लेकिन मैं फिर बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को भले ही लोग स्वीकार कर लें, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकारें आते जाते बनते बिगड़ते हमने देखी है। और इस विश्वास को मैं अभी भी उतना ही मजबूत मान रहा हूँ जितना राजीव गांधी की सरकार के समय बोफोर्स का मामला आया था, और मामूली 65 करोड़ की, आज की तारीख में कहें तो बहुत मामूली रकम है 65 करोड़ की, उस 65 करोड़ के घोटाले के आरोप में जो साबित भी नहीं हुआ था, सरकार चली गई, और मिस्टर टीट की छवि जो उनकी थी वो भी बदरंग हो गई। राहुल जी, आपकी राय? नहीं, सही बात है कि भ्रष्टाचार, रमेश जी की बात पर सहमति हूं मैं कि भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता है, इसको मिटाने की चेष्टा की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जो समय देखा जा रहा है कि आप जो टाइमिंग
आप सबसे बड़ा टाइमिंग का गेम है इस समय राजनीति में, कि आप किस टाइम पर कैसा वार कर सकते हो, किस मुद्दे को कब उठा सकते हो। मैं फिर आपकी बात में एक चीज जोड़ूंगा। 50 ओवर का मैच होता है वनडे, लेकिन टाइमिंग रन बनाने की होती है आखिरी के 10 ओवर में। और अगर हम वनडे मैच में आए तो रन बनाने की टाइमिंग होती है जो फास्ट, जिसे कहते हैं स्लॉग ओवर। स्लॉग ओवर्स होते हैं आखिरी के 2 ओवर 3 ओवर, और कई बार तो आखिरी के ओवर के आखिरी 2-3 बॉल हैं। तो ये इलेक्शन का, ये पॉलिटिकल जो गेम चल रहा है उसके स्लॉग ओवर है, आखिरी ओवर है, जो चुनाव के पहले के 5-6 महीने 1 साल। तो इसमें हर आदमी अपने अपने हिसाब से गेंद डालेगा, कोई बाउंसर मारेगा, कोई उसमें पल्लू शॉट मारेगा, कोई हुक शॉट मारेगा। ये सब खेल के हिस्से हैं मुझे लग रहा है जी। नहीं तो राघवेंद्र जी ऐसा भी है ना कि इसमें भी हो सकता है कि छक्का लग भी जाए और हो सकता है कि आप क्लीन बोल्ड हो जाओ। ये तो दोनों संभावनाएं बन रही है आपकी। एक पिक्चर आई थी MS धोनी की, उसमें वो जब रणजी ट्रॉफी मैच खेलते हैं तो उनका सीनियर पार्टनर बोलता है कि स्ट्राइक वो लेंगे, क्योंकि बॉल कम थी और रन ज़्यादा थे। तो महेंद्र सिंह धोनी पूछते हैं कि आप क्यों लेंगे रन, स्ट्राइक तो मैं भी ले सकता हूँ। तो उसने कहा कि मैं चांस देता हूँ। तब धोनी ने जवाब दिया था कि चांस तो मैं भी ले सकता हूँ। तो ये सब चांस ले रहे हैं, लगा तो छक्का नहीं तो आउट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वही टाइमिंग का तो खेल है ये जी। 4 महीने बचे हुए हैं। इस टाइमिंग में यदि कांग्रेस यदि फेल हो गई तो, लेकिन दूसरी चीज राघवन जी आप इस चीज को भी समझो कि चक्कर क्या है कि ये टाइमिंग इस तरीके की हो रही, मतलब आपने किसी पक्ष को, मतलब इससे एक चीज होती है, एक हताशा है कि आप यदि फील्ड में नहीं लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो तो फिर आपके साथ में तो दिक्कत होती है कि आप आमने सामने की लड़ाई करो ना। और ये जो शस्त्र अस्त्र निकाल करके इस तरीके के भ्रष्टाचार के मुद्दे, घोटाले के मुद्दे उठा करके पब्लिक के बीच में आप ले जाते हो, तो इससे संदेश जाता, लोगों को एक शक पैदा होता है कि आखिरकार एंड टाइम पे ये क्यों शुरू हुआ, अभी अभी ये सब बातें चोरी उठने लगी हैं। तो यही दिक्कत होती है यहाँ। तो ये चीजें जो देखी जा रही हैं, ये राजनीति में ठीक नहीं होता। इसका कितना कर पाएगी नहीं कर पाएगी इसका कुछ पता नहीं लग सकता आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा ने सिर्फ टाइमिंग का इस्तेमाल किया है और भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को उठा करके ये पब्लिक के बीच में संदेश कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल, और हम लपेट देंगे, चाहे वो IAS अधिकारी हो या फिर कोई नेता हो या बड़ा लीडर हो। तो चूंकि यहाँ स्थिति ये है कि कमलनाथ जो चेहरा है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा है। यदि कमलनाथ गिरफ्त में आते हैं तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस का यदि सेनापति गिरफ्त में आ गया है तो मनोबल टूट जाएगा। तो ये जो धारणा मनोबल तोड़ने की है, तो सत्ता पक्ष ने यही काम किया है कि मनोबल एक राजनीतिक दल का टूट जाए। बिल्कुल रंजन जी, दरअसल शतरंज के खेल में शहमात का खेल होता है। अगर राजा को आपने शह दे दी तो फिर मामला खत्म हो जाता। तो ये चेक एंड बैलेंस का मामला है। लेकिन मैं जरूर ये कहूँगा कि ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं नैतिकता की उस बुनियाद पर खड़ा होगा आगे पीछे जाकर, क्योंकि हर आदमी जब फंसता है तो वो नैतिकता की दुहाई देता है, करप्शन करने वाला भी। और राघवेंद्र जी दूध का धुला कोई भी नहीं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एक ही बिल्कुल हमाम में है। बिल्कुल, मैं पूछता हूँ सबके ऊपर जी, मैं अंतिम टिप्पणी पूछ लेता हूँ, आप वाक्य पूरा करें। तो कीचड़ आपने उछाला है यदि, तो कीचड़ आपके ऊपर भी उछलेगा। यदि आप कीचड़ में पत्थर मार रहे हो तो छींटे तो सब जगह जाना है ना। बिल्कुल, भ्रष्टाचार आज किसी के ऊपर लपेट रहे हो तो कल आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे। आज आप सत्ता में हो, कल दूसरा राजनीतिक दल सत्ता में होगा। मैं अंतिम टिप्पणी तो सबकी खुलेंगी। अंतिम टिप्पणी रघुवर जी, आपकी इसमें अंतिम टिप्पणी संक्षेप में। जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लोकतंत्र रूपी ये जो हमारे देश की जनता है जी, इसको फुटबॉल बना दिया गया है दोनों दलों ने। और क्योंकि चुनाव नजदीक है तो फुटबॉल की तरह दोनों टीमें जो हैं लोकतंत्र से और जनता से खिलवाड़ कर रही हैं और अपने मजे ले रही हैं। जनता के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के मुद्दे जो है सरकारों को बदल देते हैं, पलट देते हैं। ये चीज सत्तारूढ़ दल को भूलना नहीं चाहिए। रघुवर जी, दरअसल फुटबॉल मौके मौके पे सब बनते हैं। कभी जनता बनती तो कभी जनता भी नेताओं को फुटबॉल बनाती है, और वो मौका आता है मतदान के 1 हफ्ते का। उस 1 हफ्ते 10 दिन में जनता भी उनके साथ बहुत खेलती है, और बाकी फिर 5 साल वो राजनेता जो चुन लिए जाते हैं वो जनता को फुटबॉल बना के खेलते रहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, ये पूरा खेल है लोकतंत्र में। अगर नेता गड़बड़ी करते हैं तो कहीं ना कहीं मतदाता भी दोषी है, जो उनसे ऐसी डिमांड करते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। जब वो डिमांड राजनेता पूरी करते हैं उनकी
अनड्यू, तो फिर बाद में वो भी बेईमानी और भ्रष्टाचार करते हैं। हालांकि हम इस पर कोई तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामला अभी शुरू हुआ है, कांटे से कांटा निकालने का, लोहे से लोहे को काटने का और करप्शन वर्सेस करप्शन का। आगे भी हम इस पर बात करेंगे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश शर्मा जी आपका साधुवाद, राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रघुवर दयाल गोहिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।